हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स एंड बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली हमारी जो गाइड एंड फिजियोलॉजी वाली बुक है उसका जनरल फिजियोलॉजी के सेक्शन का चैप्टर नंबर 5 है। इस वीडियो लेक्चर के बारे में बस इतना कहना है, जब भी कंप्लीट होगा और इसके बाद अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बुक आपको हलवा लगने लगेगी, क्योंकि उस बुक का जितना भी इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट कंसेप्चुअल पार्ट था वो सारा कुछ मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में इस लेक्चर में कवर कर दिया है। तो चलिए समझते हैं टॉपिक बॉडी फ्लूइड एंड बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको होम्योस्टेसिस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ह्यूमन है, और ह्यूमन में जो हमारा ये ऑर्गेनिज्म है इसको हम चंदू कह रहे हैं, तो चंदू जी चाहते हैं कि मेरी बॉडी में जितनी सारी चीजें हैं, यानी मेरी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इसको मैं एक नियरली कांस्टेंट रेंज में रखूं। यानी कि ये चाहते हैं कि इनकी बॉडी में जो भी चीजें हैं, लाइक इनकी बॉडी में जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उस फ्लूइड का जो पीएच है, या इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, इन सारी चीजों को मैं एक नियरली कांस्टेंट रेंज में रखना चाहता हूं। ये चंदू जी चाहते हैं और ये ऐसा करते भी हैं। तो इनकी इस ऐसा करने की जो एबिलिटी है वही क्या कहलाती है? होम्योस्टेसिस कहलाती है। तो होम्योस्टेसिस इज द एबिलिटी बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म मेंटेन नियरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। अब बेसिकली इस लेक्चर में हमें इस होम्योस्टेसिस का सिर्फ ये जो फ्लूइड वाला पार्ट है इस पे फोकस करना है। जब हम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं तो हम सारी चीजों को एक नियरली कांस्टेंट रेंज में रखने वाली बात करते हैं। उसमें फिर हम टेम्परेचर भी कंसीडर करते हैं, फ्लूइड भी कंसीडर करते हैं, पीएच, इलेक्ट्रोलाइट और बहुत सारी चीजें कंसीडर करके चलते हैं। तो हमें होम्योस्टेसिस के एक पर्टिकुलर हमने एक पार्ट को उठाया कि हमें इसमें क्या देखना है, हमें फ्लूइड्स के बारे में देखना है कि कैसे हमारी बॉडी जो है वो हमारी बॉडी फ्लूइड को एक नियरली कांस्टेंट वॉल्यूम में रखती है, और हमारा जो फ्लूइड का जो कंपोजिशन होता है उस कंपोजिशन को भी क्या रखती है? स्टेबल रखती है। तो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है वो कैसे कांस्टेंट वॉल्यूम में रहेगा, उसका जो कंपोजिशन है वो कैसे स्टेबल रहेगा, यही सब कुछ हम आज इस लेक्चर में और डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी से फ्लूइड का इनटेक और आउटपुट दोनों होता रहता है, यानी फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर भी जाता रहता है और हमारी बॉडी से बाहर निकलता भी रहता है। इनटेक की बात करें तो अगर आप वाटर ड्रिंक करते हैं, क्या करते हैं? वाटर ड्रिंक करते हैं, तो वो क्या है? इनटेक है। लेकिन अगर आप यूरिन पास आउट करते हैं, क्या करते हैं? यूरिन पास आउट करते हैं, तो वो क्या है? आउटपुट है। यानी फ्लूइड आपकी बॉडी के अंदर भी जा रहा है और बाहर भी जा रहा है। अगर चीजें अंदर बाहर हो रही हैं तो एक बैलेंस रखना जरूरी है ना, समझ रहे हैं? इनटेक भी हो रहा है और आउटपुट भी हो रहा है। अगर इनटेक ज्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, आउटपुट ज्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप क्या चाहते हैं? अंदर की चीजें क्या रहे? नियरली वही कांस्टेंट रहे। नियरली कांस्टेंट अंदर की चीजें कब रहेंगी? जब अंदर आने वाली चीजें और बाहर जाने वाली चीजों में एक बैलेंस रहेगा। सो देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन फ्लूइड इनटेक एंड फ्लूइड आउटपुट, ताकि कंपोजिशन और वॉल्यूम क्या रह सके? नियरली कांस्टेंट रेंज में रह सके। तो बेसिकली वी मस्ट हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन फ्लूइड इनटेक एंड फ्लूइड आउटपुट। अब जब हम फ्लूइड की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो मेन फ्लूइड है या हमारे फ्लूइड का जो मेन कंपोनेंट है वो है वाटर। क्योंकि अगर आप देखें, आप कोई भी फ्लूइड उठा लीजिए, आप ब्लड के अंदर प्लाज्मा उठा लीजिए तो उसके अंदर मोर देन 90% वाटर होता है। आप सलाइवा, टीयर उठा लीजिए तो उसमें मोर देन 99%, मोर देन 95%, 99% तक वाटर होता है। तो आप देख रहे हैं कि आपकी बॉडी में जो मेन फ्लूइड है वो बेसिकली वाटर है। तो इस लेक्चर में हम वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी मैं फ्लूइड कहूंगा तो आप उसको कोरिलेट करिएगा विद वाटर, ठीक है? क्योंकि वही मेन फ्लूइड है हमारी बॉडी के अंदर। अगर मैं वाटर की बात करूं तो हमारी बॉडी कितना वाटर इनटेक करती है पर डे, तो इसकी एक अप्रॉक्स वैल्यू हम देते हैं कितना? 2.3 लीटर या 2300 ml पर डे, या फिर 2.3 लीटर। अब आप कहेंगे सर मैं तो 4 लीटर पानी पी लेता हूं, तो ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है, एक एवरेज वैल्यू है, ठीक है? बाकी आप कितना वाटर इनटेक करती है आपकी बॉडी, ये परसेंट टू परसेंट वरी करता है। कोई ज्यादा पानी पीता है, कोई कम पानी पीता है। ये एक ही परसेंट के अंदर वरी कर सकती है। समर के सीजन में ज्यादा पानी पी रहा है, विंटर के सीजन में कम पानी पी रहा है, या उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे भी डिपेंड कर सकती है। एक्सरसाइज कर रहा है तो ज्यादा पानी पी रहा है, नहीं कर रहा है तो कम पानी पी रहा है। तो बेसिकली ये वरी करती है परसेंट टू परसेंट और विद इन द सेम पर्सन, बट हम एक अप्रॉक्स वैल्यू लेके चल रहे हैं ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल पर्सन के अंदर। तो उसके अंदर जो इनटेक होता है वो कितना होता है? 2.3 लीटर और 2300 ml होता है। इसमें से आउट ऑफ 2300 ml 2100 ml जो होता है इसको हम इनटेक करते हैं एज अ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, जो हम ड्रिंक करते हैं एज अ लिक्विड। इसके अलावा द रेस्ट 200 ml जो होता है वो हमें मिलता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो खाना हम खाते हैं, जो ग्लूकोज हम इंटेक करते हैं, उसकी रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन जो रिएक्शन होती है, उसमें ये जो ग्लूकोज होता है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 36 और 38 ATP। यहां आप देख रहे हो कि इस रिएक्शन में बेसिकली 6 H2O यूटिलाइज हुए थे, बट इन रिटर्न हमको 12 H2O मिले, यानी हमको वाटर भर के मिल रहा है जितना इसमें यूज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, ये जो होता है, ये अप्रोक्सीमेटली इन अ डे कितना होता है? 200 ml होता है। तो इस हिसाब से हमारी बॉडी में बाई फूड और बाई ड्रिंकिंग अप्रोक्सीमेटली 2300 ml ऑफ वाटर क्या होता है? इनटेक होता है। तो ये तो हमने बात करी इनटेक की। अब हम बात करते हैं एक्सेल की, कि कितना वाटर हमारी बॉडी से पर डे लॉस होता है।
हम इसमें दो कंडीशन के बारे में बात करेंगे, एक तो नॉर्मल कंडीशन के बारे में बात करेंगे और एक हम बात करेंगे जब हम प्रोलॉन्ज्ड और हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तब कितना आउटपुट होगा। अब हम पहले कॉज डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस कॉज से वाटर लॉस होगा हमारी बॉडी के अंदर। तो पहला बात करते हैं कि स्किन के थ्रू डिफ्यूजन, हमारा स्किन का जो सरफेस है, सरफेस एरिया है, उससे वाटर क्या होता रहता है, डिफ्यूज होता रहता है हमारे सराउंडिंग में। क्या ये स्वेटिंग है? नहीं, स्वेटिंग अलग चीज है, डिफ्यूजन अलग चीज है। तो हमारी स्किन से क्या होता है, डिफ्यूजन होता रहता है और हमको इस चीज का सेंस भी नहीं होता कि हमारी स्किन से वाटर जो हो रहा है वो डिफ्यूज हो रहा है। इन अ डे अप्रोक्सीमेटली 350 ml जो होता है, जो वाटर होता है वो हमारी स्किन से डिफ्यूज होता रहता है इन नॉर्मल कंडीशन। अब हम बात करते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स से भी क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। आप इसको ऐसे समझिए, जब हम एयर इंस्पायर करते हैं यानी सांस अंदर लेते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्पायर्ड एयर। क्या बोलते हैं? इंस्पायर्ड एयर। इस इंस्पायर्ड एयर में मॉइस्चर जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। लेकिन जब हम इस सांस को बाहर निकालते हैं, इस एयर को बाहर निकालते हैं, एक्सपायर्ड एयर जो होती है हमारी, उसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है। तो यानी जो एयर हमने इनटेक की उसके अंदर मॉइस्चर कम था, लेकिन जो एयर हमने एक्सहेल की, बाहर निकाली, उसके अंदर मॉइस्चर क्या था, ज्यादा। अब मॉइस्चर ज्यादा हो रहा है तो ये मॉइस्चर कहां से लेके आ रहा होगा, वो एयर कहां जा रही है, बेसिकली लंग्स में जा रही है। तो लंग्स से वो मॉइस्चर कहीं आ रहा होगा। तो लंग्स भी जो होते हैं वो मॉइस्चर की फॉर्म में वाटर को लॉस करते हैं और इसका पर डे का अमाउंट अगर हम बताएं तो अप्रोक्सीमेटली 350 ml ऑफ वाटर पर डे लूजेस एज द लंग्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सपायर्ड एयर। इसके बाद हम मेन जो लॉसेस होते हैं, जो बड़े लॉसेस होते हैं, ये तो छोटे मोटे लॉसेस थे जिनके बारे में हमको सेंस भी नहीं रहता है, ठीक है। अब हम बड़े लॉसेस के बारे में बात करेंगे, दैट इज स्वेटिंग। स्वेटिंग नॉर्मल अगर हम बात करें तो एक पर्सन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1000 ml, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर जो वाटर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल स्वेटिंग क्या होता है, लॉस होता रहता है। लेकिन बंदा अगर प्रोलॉन्ज्ड हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तो इसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज होकर 5 लीटर और इट मे बी अप्रोक्सीमेटली 5000 ml, 5 लीटर तक लॉस हो सकता है इन द केस ऑफ प्रोलॉन्ज्ड और हैवी एक्सरसाइज। इसलिए अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप वाटर इनटेक का भी बहुत ध्यान रखें, नहीं तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी क्रिएट कर सकता है। अगर आप प्रोलॉन्ज्ड हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं बट वाटर का अपना इनटेक नहीं बढ़ा रहे हैं तो इससे आप अनकॉन्शियसनेस, कोमा जैसी चीजों में जा सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। ये तो हमने एक नॉर्मल बात बताई कि नॉर्मल कंडीशन में जो है 1 लीटर लॉस होता है, प्रोलॉन्ज्ड हैवी एक्सरसाइज में 5 लीटर होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी आपका स्वेटिंग डिपेंड करती है। समर अगर सीजन है तो स्वेटिंग ज्यादा होगी, विंटर है तो स्वेटिंग कम होगी। तो इट डिपेंड अपॉन द कंडीशंस, ठीक है। ये हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं बस। अब बात करते हैं फीसेस। तो जो एक्सक्रीटा हम निकालते हैं अपनी बॉडी से उसमें भी वाटर लॉस होता है और नॉर्मल कंडीशन में ये 100 ml रहता है, इन द हैवी एक्सरसाइज वही सेम रहेगा 100 ml। लेकिन अगर किसी पर्सन को डायरिया हो जाए, तो उसमें क्या होता है, इरेगुलर बॉल मूवमेंट होते हैं उसके अंदर, तो उसकी बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो क्या होता रहता है, रिलीज आउट होता रहता है। एब्जॉर्प्शन उसकी बॉडी के अंदर कम होता है फ्लूइड का। वो पानी जो ड्रिंक करता है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, वो निकलता जा रहा है, जैसे ड्रिंक कर रहा है निकलता जा रहा है। तो डायरिया के केस में भी क्या होता है, ये भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है जब ये एक्सेस में हो जाए। एक्सेस में अगर किसी को डायरिया हो जाए तो वो भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, हमें इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। यूरिन की बात करें तो यूरिन हम अगर देखें तो पर डे अप्रोक्सीमेटली 1.4 लीटर, अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर या 1400 ml यूरिन नॉर्मली पास आउट होता है इन द नॉर्मल कंडीशन। लेकिन आप प्रोलॉन्ज्ड और हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इट में रिड्यूस अप टू 500 ml। तो आप देख रहे हैं एक्सरसाइज करने से यूरिन आउटपुट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने बात करी नॉर्मल कंडीशन में पर डे लॉस की, दैट इज 2300 ml एंड ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज इट मे बी अप टू 6600 ml पर डे। ये एक एवरेज या नॉर्मल वैल्यू है, कांस्टेंट नहीं है, हर इंसान के लिए वरी करती है पर्सन टू पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। तो ये तो हमने बात करी हम पर डे कितना वाटर इनटेक करते हैं और पर डे कितना वाटर अप्रोक्सीमेटली लॉस करते हैं। अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी का एक ऑर्गन, हमारी बॉडी का एक मेन ऑर्गन वो कौन सा है जो हमारी बॉडी के फ्लूइड को, हमारी बॉडी के वाटर को, हमारी बॉडी के फ्लूइड को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, इन सारी चीजों को मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी में। तो अगर मैं किसी एक, वैसे तो बहुत सारे ऑर्गन्स पे चीजें डिपेंड करती हैं, स्किन पे डिपेंड करता है, ठीक है, किडनी पे डिपेंड करता है, लेकिन आप किसी एक ऑर्गन के पीछे जाना पड़े तो वो है किडनी। जो किडनी होती है इसका ये मेन फंक्शन होता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, फ्लूइड का जो इनटेक और आउटपुट है उसको मेंटेन करके रखे और हमारे फ्लूइड में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं लाइक आयंस हैं, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, उनको भी क्या करके रखे, हमारे फ्लूइड में बैलेंस कर रखे। तो किडनी का ये मेन फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है उसके इनटेक और आउटपुट को क्या करके रखे, मैनेज करके रखे। अब हम बात करेंगे कि किसी पर्सन का जो बॉडी वेट होता है उस बॉडी वेट का कितना परसेंट उसके अंदर वाटर होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम किसी पर्सन का बॉडी वेट 100% मान लें तो उस 100% में उसकी बॉडी के अंदर 60% क्या होता है, वाटर होता है या फ्लूइड होता है। हम बात कर रहे हैं बेसिकली एक नॉर्मल एडल्ट मेल के बॉडी के केमिकल कंपोजिशन के बारे में। अगर हम उसकी बॉडी का टोटल वेट 100% मान के चलें तो उस 100% में से 60% तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है या फिर वाटर होता है।
रिमेनिंग 40% में 18% प्रोटीन होती है, 15% फैट होता है, 6% मिनरल होता है और 1% क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ये तो हमने बात करी थी किसके बारे में, मेल के बारे में। अगर हम वही फीमेल के बारे में बात करें तो एज कंपेयर टू मेल, फीमेल के अंदर जो वाटर का अमाउंट होता है वो थोड़ा कम होता है मेल से। फीमेल के अंदर वाटर का जो कंपोजिशन होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 50%। यानी मेल की बॉडी 60% फ्लूइड से मिलकर बनी होती है और फीमेल की बॉडी 50% फ्लूइड से मिलकर बनी होती है। फीमेल के अंदर वाटर का अमाउंट कम होता है, प्रोटीन का अमाउंट कम होता है, लेकिन फैट का अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, तो वापस आते हैं एक नॉर्मल एडल्ट मेल के ऊपर। और हमने बताया था कि उसकी बॉडी में से उसकी बॉडी अगर 100% मान लें तो उसमें से 60% क्या होगा, फ्लूइड होगा या फिर कह दीजिए वाटर होगा उसकी बॉडी के अंदर। अब जो ये फ्लूइड है इसको बेसिकली हम दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। इसको हम दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। एक वो फ्लूइड जो सेल के अंदर है, अगर मान लीजिए सेल है और ये सेल के अंदर है फ्लूइड, तो सेल के अंदर वाला जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। और सेल के बाहर जो फ्लूइड होगा उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। तो ये जो 60% फ्लूइड था इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हमारा हो गया इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक हमारा हो गया एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। ठीक है, आउट ऑफ दिस 60% 40% तो हमारा क्या रहता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड रहता है और 20% हमारा क्या रहता है, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड रहता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। आउट ऑफ 60% 40% इज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड 20% इज एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। अब आप ये सोचो कि 60 रुपए में से 60 रुपीज थे और 40 रुपीज आपने इसको दे दिए और 20 रुपीज इसको दे दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी आपका फ्लूइड या वाटर था उसका 2/3 हिस्सा तो आपने यहां दिया है और 1/3 हिस्सा आपने यहां दिया। तो बेसिकली जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है वो 2/3 होता है किसका, टोटल बॉडी वाटर का या टोटल बॉडी फ्लूइड का। और वही एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड जो होता है वो 1/3 होता है ऑफ टोटल बॉडी वाटर का। बात समझ में आई आपको, इतनी बात समझ में आई। आप ये समझिए ना, 60 था, 60 में से 40 इसको दे दिया, 20 इसको दे दिया, तो आपने 2/3 हिस्सा तो इसको दिया और 1/3 हिस्सा इसको दिया। इसको एक एग्जांपल से समझिए। हम ये मान लेते हैं जो एक एवरेज एडल्ट मेल का जो वेट माना जाता है वो अप्रोक्सीमेटली माना जाता है 70 kg। नॉर्मल एडल्ट मेल का जो वेट माना जाता है वो 70 kg माना जाता है। अब मैं कह रहा हूं इस 70 kg का जो 60% हिस्सा है वो किससे मिलकर बना हुआ है, फ्लूइड या वाटर से मिलकर बना है। यानी अगर ये इंसान 70 kg का है तो इसका 60% क्या है, उसके अंदर फ्लूइड है या वाटर है। तो 70 का 60% कितना निकल के आता है, इट कम्स आउट 42 kg। यानी अगर कोई 70 kg का है तो उसके अंदर 42 kg तो क्या है, फ्लूइड या वाटर है। अच्छा, अब इस 42 kg का 2/3 हिस्सा जो होगा वो तो होगा इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और 1/3 हिस्सा जो होगा एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। तो इस 2/3 ऑफ 42 तो इट कम्स आउट अप्रोक्सीमेटली 28 kg। तो आउट ऑफ दिस 42 kg 28 kg तो क्या होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है, वही हो गया ना 2/3। और बचा हुआ 40 आउट ऑफ 42 28 तो क्या हो गया, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। तो रिमेनिंग 40 kg क्या होगा, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। बस समझ में आई। तो जो भी टोटल बॉडी फ्लूइड होता है या टोटल बॉडी वाटर होता है उसका 2/3 तो क्या होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है और 1/3 क्या होता है, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है। तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड के बारे में और बात करते हैं। जो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड क्या है, जो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। जो ये आउटसाइड द सेल प्रेजेंट है इसको फिर फर्दर हम कई टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो एक तो टाइप है इसका ब्लड प्लाज्मा। हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है, आपको पता है हमारे ब्लड के अंदर दो पार्ट होता है, एक तो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है, एक ब्लड सेल्स वाला पार्ट होता है। तो ब्लड के दो पार्ट है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। जो प्लाज्मा वाला पार्ट है वो तो इंक्लूड होगा एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में। और जो ब्लड सेल्स है लाइक हमारी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, अगर उनके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, उनके अंदर सेल के अंदर जो प्रेजेंट है वो काउंट होगा इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में। तो ये गलती कर देते हैं बच्चे ब्लड को कंप्लीटली एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड मान के चलते हैं, बट ऐसा नहीं है। ब्लड के अंदर दोनों ही चीजें, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड भी है और इंटरसेल्युलर फ्लूइड भी है। प्लाज्मा जो है वो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड है और जो ब्लड सेल्स है वो इंटरसेल्युलर फ्लूइड है। अच्छा, तो जो फ्लूइड सेल के बाहर प्रेजेंट है, वो फ्लूइड जो सेल के बाहर प्रेजेंट है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक हमारा हो गया ब्लड प्लाज्मा जो ब्लड वेजल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। एक है हमारा टिश्यू फ्लूइड जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैं आगे चल के आईएसएफ बोलूंगा और यहाँ टिश्यू फ्लूइड को टीएफ बोलूंगा। तो एक तो हमारा हो गया ब्लड प्लाज्मा, दूसरा होता है हमारा टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये कहां प्रेजेंट होता है, बिटवीन द सेल। आपको पता है कि कोई भी टिश्यू जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। और इन सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये सेल्स जिस फ्लूइड में फ्लोट करती रहती हैं उस फ्लूइड को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। इसके अलावा एक स्पेशल टाइप का एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड भी होता है हमारी बॉडी में, जो हम बेसिकली हमारी बॉडी कैविटीज में प्रेजेंट होता है। इसको हम बोलते हैं ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। क्या बोलते हैं, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड बोलते हैं। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ट्रांससेल्युलर फ्लूइड के। तो हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन में जो सीएसएफ प्रेजेंट होता है वो भी किसका एग्जांपल है,
ट्रांससेल्युलर फ्लूइड का एग्जांपल है। सीएसएफ आप समझते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, कहां प्रेजेंट होता है बात करेंगे, उससे पहले बात करेंगे इसके अमाउंट के बारे में। तो जो हमारा सीएसएफ होता है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 150 ml होता है। आपको पता है कि आपका जो ब्रेन है वो कवर होता है लेयर्स से, कुछ कवरिंग लेयर्स से, उनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। और ये बेसिकली 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो ब्रेन के ऊपर 3 कवरिंग है, अंदर वाली है पायामीटर, उससे बाहर वाली एराकोनॉइड, और सबसे बाहर वाली ड्यूरामीटर। तो इस पायामीटर और अराकोनॉइड के बीच में ये जो सब अराकोनॉइड स्पेस होता है, यहां पे एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये भी क्या है, एक एग्जांपल है ट्रांससेल्युलर फ्लूइड का, इसकी वैल्यू होती है 150 ml। अच्छा, अब बात करते हैं इंट्राप्लूरल फ्लूइड के बारे में। इंट्राप्लूरल फ्लूइड कहां प्रेजेंट होता है? तो जो आपके लंग्स होते हैं उनके ऊपर 2 कवरिंग होती है। अंदर वाली कवरिंग है विसरल पेरिटोनियम और विसरल प्लूरा, और जो बाहर वाली कवरिंग है वो है पैराइटल प्लूरा। तो बेसिकली आपके जो लंग्स है, मान लीजिए ये लंग्स है, इसके ऊपर जो अंदर वाली कवरिंग है दिस इज विसरल प्लूरा, और इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है, दिस इज कॉल्ड पैराइटल प्लूरा। इन विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 10 to 20 ml। वहीं उसी तरीके से एक होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये हार्ट की लेयर्स के बीच में होता है। हार्ट की भी 2 लेयर होती है, अंदर वाली होती है विसरल पेरिकार्डियम, बाहर वाली होती है पैराइटल पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है यहाँ पे। इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसकी वैल्यू कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 50 ml। तो ये कहां पाया जा रहा है? ये बॉडी कैविटीज में पाया जाता है, ठीक है। ट्रांससेल्युलर फ्लूइड वो फ्लूइड है जो बॉडी कैविटीज में पाया जाता है। एक और है इंपॉर्टेंट, दैट इज पेरिटोनियल फ्लूइड। इसकी जो वैल्यू होती है और नॉर्मली लेस देन 50 ml के अप्रोक्स पाया जाता है, बट फीमेल के अंदर इसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है आफ्टर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। क्योंकि जब ओव्यूलेशन होता है तो क्या होता है आपको पता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं वो रप्चर करते हैं, और ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर करते हैं तो उनमें से कुछ फ्लूइड निकल के इस पेरिटोनियल कैविटी में चला जाता है। उस टाइम पे इस पेरिटोनियल फ्लूइड का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने सारे फ्लूइड के बारे में बता दिया कि कौन कहां होता है, ये पेरिटोनियल फ्लूइड क्या होता है और ये पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है। देखो ये जो चीज है ना, पेरिटोनियल कैविटी और पेरिटोनियल फ्लूइड, ये आपके एनाटॉमी का पार्ट है, और ये हर जगह आके आपको परेशान करेगा बहुत। तो मैंने सोचा कि आपको यहीं इसके बारे में बहुत डिटेल में समझा दिया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेरिटोनियल कैविटी होती क्या है। तो पेरिटोनियल कैविटी हमारे एब्डोमेन में वो स्पेस है जो प्रेजेंट होता है बिटवीन द विसरल पेरिटोनियम एंड पैराइटल पेरिटोनियम। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अब आप समझिए इसको डायग्राम से। मान लीजिए आपका एब्डोमेन वाला हिस्सा है, एब्डोमेन हिस्सा वाला मतलब ये वाला जो चेस्ट वाला हिस्सा है ये थोरैक्स है, थोरैक्स के नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या है? एब्डोमेन वाला हिस्सा है। तो एब्डोमेन वाला हिस्सा ये पूरा आपका क्या है? एब्डोमेन वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इस एब्डोमेन की क्या होगी? वॉल भी होगी। तो ये क्या है? आपकी एब्डोमिनल वॉल है। इस एब्डोमिनल वॉल को एक मेम्ब्रेन जो होती है वो कवर करके रखती है, उसको हम बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम। तो जो पैराइटल पेरिटोनियम होती है वो हमारी एब्डोमिनल वॉल को क्या करके रखती है? घेरे रखती है, कवर करके रखती है, ठीक है। अब हमारी एब्डोमेन के अंदर क्या पाए जाते हैं? ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, लाइक लिवर पाया जाता है, लाइक इंटेस्टाइन पाई जाती है। तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी एक पेरिटोनियम से, एक फोल्ड ऑफ कवरिंग से कवर्ड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। तो जो एब्डोमिनल वॉल को कवर कर रही थी दैट वाज द पैराइटल पेरिटोनियम, लेकिन हमारे बॉडी ऑर्गन्स को जो एक लेयर कवर कर रही थी वो है विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को कवर तो करके रखती है, साथ ही साथ ये क्या करती है? जो अदर ऑर्गन्स है उनको एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रखती है, होल्ड करके रखती है। तो अब ये जो हमारी बाहर वाली पैराइटल पेरिटोनियम है जो हमारे एब्डोमिनल की बॉडी वॉल को कवर करके रख रही है, और हमारी जो ऑर्गन की जो मेम्ब्रेन है दैट इज विसरल पेरिटोनियम। तो इस पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम के बीच में जो स्पेस है, जो ये स्पेस है बिटवीन दिस पैराइटल एंड विसरल पेरिटोनियम, दिस इज कॉल्ड एज पेरिटोनियल कैविटी। और इस पेरिटोनियल कैविटी में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम क्या होता है? तो बेसिकली ये फ्लूइड जो होता है ये लिब्रिकेंट की तरह काम करता है, ताकि जो हमारे एब्डोमेन में इतने सारे ऑर्गन्स हैं इनके बीच में आपस में फ्रिक्शन ना हो, और इनकी अगर मूवमेंट हो तो ये बहुत स्मूथली क्या कर सके, थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट शो कर सके एक दूसरे के ऊपर। तो दिस वाज अबाउट द पेरिटोनियल कैविटी एंड पेरिटोनियल फ्लूइड। एक और तरह का ट्रांससेल्युलर फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, दैट इज साइनोवियल फ्लूइड, जो हमारी बॉडी के जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। लाइक ये हमारी अपर बोन है, ठीक है, ये हमारी अपर बोन है, और मान लीजिए आपकी क्या है? लोअर बोन है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होती है जिनको एनक्लोज करके रखती है, इसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, ताकि जब हमारी जो जॉइंट्स है जब ये मूव करते हैं तो इनके बीच में, दोनों बोन्स के बीच में क्या ना हो? फ्रिक्शन ना हो, उसके लिए क्या प्रेजेंट होता है? साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये हमारे बड़े लार्ज जॉइंट के अंदर प्रेजेंट होता है, अप्रोक्सीमेटली 0.5 to 4 ml, लाइक नी जॉइंट के अंदर, शोल्डर जॉइंट के अंदर या हिप जॉइंट के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द chemical composition of the body fluids.
तो यहां हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे तो लिया है एज, पर्सन की एज को, और वाई एक्सिस पे लिया है परसेंट बाई बॉडी वेट। जो पर्सन का बॉडी वेट होता है उसको हमने वाई एक्सिस पे लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने एज को लिया है। अब जो एज है बेसिकली वो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, और ये जो बर्थ तक का टाइम है, तो जीरो से ये जो बर्थ तक का टाइम है ये बेसिकली इंट्रा यूट्रल लाइफ को हमने दिखाया है यहाँ पे, जब बच्चा अपनी मदर के यूट्रस के अंदर था, जब वो डेवलप हो रहा था, तो वो 2 महीने का था, 4 महीने का था, 6 महीने का था, और 9 मंथ पे उसका क्या हो गया, बर्थ हो गया। उसके बाद जो हमने 6 और 12 दिखाया है ये बर्थ के बाद का टाइम है, जो हमने मंथ्स में दिखाया है कि बच्चा 6 महीने का है, 12 महीने का है, 12 महीने का यानी 1 साल का हो गया। इसके बाद की जो कहानी है वो ईयर्स में दिखाई हमने कि बच्चा 3 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, 9 साल का हो गया, 12 साल का प्यूबर्टी एज पे आ गया, 15 साल का हो गया एंड एडल्ट स्टेज पे आ गया। तो एक्स एक्सिस पे हमने एज ली है और वाई एक्सिस पे हमने ये परसेंट बॉडी वेट लिया है। ठीक है, परसेंट बॉडी वेट कि उसकी बॉडी वेट का उसके अंदर कितना क्या है, वाटर है, ये हमने वाई एक्सिस पे लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टोटल बॉडी वाटर के बारे में। किसके बारे में? टोटल बॉडी वाटर के बारे में। तो जब बच्चा इंट्रा यूट्रल लाइफ में होता है, यानी बच्चा अप्रोक्सीमेटली 2-3 महीने का होता है, तब उसकी बॉडी के अंदर 95% क्या होता है, वाटर होता है। यानी जब बच्चा अपनी मदर के यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा होता है, जब वो 2 महीने के अप्रोक्स का होता है, तब उसकी बॉडी के अंदर 95% तक क्या होता है, वाटर होता है, फ्लूइड होता है। सिर्फ 5% सॉलिड मास होता है सेल्स की फॉर्म में। बात समझ में आई? 95% क्या होता है, फ्लूइड होता है। अच्छा, अब ये 2 महीने का था, अब ये बर्थ टाइम पे आ गया, यानी बच्चा कितने महीने का हो गया, 9 मंथ का हो गया। तो जैसे जैसे बर्थ पे के टाइम पे आया वो, तो उसके अंदर ऑर्गन डेवलप हुए होंगे और ज्यादा सेल्स बनी होंगी उसके अंदर। ठीक है, तो अब उसके अंदर क्या हुआ, सॉलिड मास का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। तो जो फ्लूइड का अमाउंट था उसकी बॉडी के अंदर वो डिक्रीज होता गया। तो जो 2 महीने पे इंट्रा यूट्रल लाइन के सेकंड मंथ में जो 95% इसके अंदर बॉडी वाटर था, वो बर्थ के टाइम तक आता है तो कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 80% रह गया। ये बच्चा बड़ा होता है, 1 साल का होता है, तो जब ये 1 साल का होता है तो उसके अंदर जो बॉडी वाटर होता है वो और कम हो जाता है, इट रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली 68 to 70%। और जब ये प्यूबर्टी एज तक आता है तो ये इस बच्चे के अंदर जो बॉडी वाटर रह जाता है, टोटल बॉडी वाटर रह जाता है, उसकी बॉडी का सिर्फ 60% रह जाता है। तो जब इंट्रा यूट्राइल लाइफ में था सेकंड मंथ पे, तो टोटल बॉडी वेट का 95% क्या था, वाटर था। और जब प्यूबर्टी पे आया तो टोटल बॉडी वेट का कितना, 60% क्या रह गया, वाटर रह गया। बात समझ में आई? देखो, इस प्यूबर्टी की एज तक चाहे वो मेल बच्चा हो चाहे फीमेल बच्चा हो, परसेंट बॉडी वेट यही रहने वाला है। लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से मेल के अंदर तो जो ये टोटल बॉडी वाटर है ये 60% रहता है, बट फीमेल के अंदर ये जो टोटल बॉडी वाटर होता है ये 60 से घट के कितना रह जाता है, 50 रह जाता है। तो मेल के अंदर तो रहता है ये 60% और फीमेल के अंदर घट जाता है 50%। फीमेल के अंदर वाटर मेल के कंपैरिजन से कम होता है, प्रोटीन मेल के कंपैरिजन से कम होती है, फैट मेल के कंपैरिजन से ज्यादा होता है। बात समझ में आई? आई रिपीट अगेन, टोटल बॉडी वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। इंट्रा यूट्रल लाइफ, जब बच्चा 2 महीने का था तो 95% वाटर था उसकी बॉडी के अंदर। जब वो बर्थ हुआ उसका तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 80% वाटर था। जब वो 1 साल का हुआ तो अप्रोक्सीमेटली 68% वाटर था। और जब वो प्यूबर्टी एज तक आया तो उसकी बॉडी के अंदर 60% वाटर हुआ, पूरी बॉडी वेट का 60% वाटर हुआ। इस एज तक मेल हो फीमेल हो 60% रहेगा। इसके बाद जो चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी के बाद जो चेंजेस आते हैं, उसमें हमने देखा कि जब वो एडल्ट स्टेज तक पहुंचता है, जब वो एडल्ट स्टेज पर पहुंचता है तो मेल के अंदर 60% वाटर रहता है, लेकिन फीमेल के अंदर वाटर रिड्यूस हो जाता है अप टू 50%। अच्छा, टोटल बॉडी वाटर किस चीज से मिलकर बना होता है? 2 तरह के कंपार्टमेंट में डिवाइड किया था उनको। एक वो फ्लूइड जो सेल के अंदर होगा, इंटरसेलुलर फ्लूइड, एक वो फ्लूइड जो सेल के बाहर होगा, दैट इज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इन दोनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के बारे में। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के बारे में तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले इंट्रायूट्रल लाइफ में जाते हैं। तो इंट्रायूट्रल लाइफ में आप देख रहे हो कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 70%। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इंट्रायूट्रल लाइफ में सेल तो कम है ना, सेल तो भी बन रही है, तो जो भी फ्लूइड है वो बाहर प्रेजेंट है, सेल के बाहर प्रेजेंट है, आउटसाइड द सेल प्रेजेंट है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का अमाउंट इंट्रायूट्रल लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है, जैसे जैसे उसकी बॉडी डेवलप होती है, जैसे जैसे उसके अंदर सेल टिश्यू ऑर्गन बनते हैं, उसकी बॉडी के अंदर जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है, जो सेल के बाहर था, वो किस में जाने लगता है, सेल में जाने लगता है। यानी जो फ्लूइड बाहर प्रेजेंट था सेल के, अब सेल बनने लगी तो वो सेल के अंदर जाने लगा। तो विद टाइम आप देख रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो विद टाइम क्या होता लगता है, डिक्रीज होने लगता है। 4 या 6 मंथ पे इसकी वैल्यू जो थी वो अप्रोक्सीमेटली 65% थी, जो बर्थ तक आते आते कितनी हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली 45% हो जाती है। एंड एट द 1 year एज इट रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। और फिर इसके बाद
प्यूबर्टी पे भी अप्रोक्सीमेटली वही रहती है 25 to 30%। और अगर हम प्यूबर्टी की बात करें इन एडल्ट कंडीशन तो वही मेल के अंदर थोड़ी ज्यादा रहती है और फीमेल के अंदर थोड़ा कम रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो मैंने आपको बताया था कि इंट्रायूटेरल लाइफ पे एक्स्ट्रा सेलुलर का अमाउंट बहुत ज्यादा है, कि सारा फ्लूइड सेल के बाहर है, लेकिन जब सेल बनने लग जाती है तो ये बाहर वाला फ्लूइड सेल के अंदर चला जाता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो रहा होगा वो पहले तो कम रहा होगा, और जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल के अंदर चला गया तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड का अमाउंट बढ़ा होगा। तो आप देख रहे हैं इंट्रायूटेरल लाइफ में जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, जो सेल के अंदर का फ्लूइड है, वो पहले कम था। एट 4 मंथ ऑफ एज इसकी वैल्यू जो थी वो अप्रोक्सीमेटली 25% थी, लेकिन जैसे जैसे बच्चे के अंदर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, इस इंट्रासेलुलर फ्लूइड का अमाउंट क्या होने लग गया, रेज करने लग गया। एट द बर्थ टाइम इट रीचेस अप टू 35 or 38%, and at the 1 year old it reach approximately 45%। उसके बाद ये कांस्टेंट रहता है अप टू द प्यूबर्टी, एंड आफ्टर प्यूबर्टी मेल के अंदर थोड़ा ज्यादा रहता है और फीमेल के अंदर थोड़ा कम रहता है। तो ये आपने वेरिएशन देखा बिटवीन द टोटल बॉडी वाटर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इससे हम कुछ को इस ग्राफ से हमको कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशन निकालने हैं। उन एजम्पशन को देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ था, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसके अंदर कितना बॉडी वाटर था। तो अगर बच्चा ऑन टर्म पैदा हुआ है, यानी ये बर्थ की बात कर रहे हैं, अगर वो ऑन टर्म पैदा हुआ है तो उसकी बॉडी के अंदर 75 to 80% क्या होता है, वाटर होता है। लेकिन अगर वो इससे पहले पैदा हो जाए, इन टर्म प्री टर्म हो जाए, पहले पैदा हो जाए, तो अगर यहां पैदा हुआ है तो 75 to 80% वाटर होगा, लेकिन और पहले पैदा हो गया तो यानी कि और ज्यादा वाटर होगा उसकी बॉडी के अंदर, 90% तक उसकी बॉडी के अंदर वाटर हो सकता है। बात समझ में आई। अगर मैं इसकी इंट्रायूटेरल लाइफ के बारे में बात करूं तो इंट्रायूटेरल लाइफ में कौन ज्यादा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज्यादा है या इंट्रासेलुलर फ्लूइड ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है इंट्रासेलुलर लाइफ में इतनी सेल्स नहीं बनी थी, वो बन रही थी, तो उस टाइम पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज्यादा था इंट्रासेलुलर फ्लूइड से। जैसे जैसे सेल बनती गई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कम होता गया और इंट्रासेलुलर फ्लूइड बढ़ता गया। एक ऐसी एज भी आती है, एक ऐसा टाइम पीरियड भी आता है जिसमें ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो जब बच्चा पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद जो 4 महीने का 3 to 4 मंथ वाला टाइम होता है, उस टाइम में हमने देखा कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो रेशियो होता है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम हो जाता है। दे आर इक्वल 1:1। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है वो ये देखनी है कि प्यूबर्टी के टाइम तक मेल हो या फीमेल हो, दोनों के अंदर जो परसेंट बॉडी वेट होता है वाटर का, परसेंट वाटर जो होता है, टोटल बॉडी वाटर जो होता है, या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है या इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, इनकी वैल्यू सेम रहती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। लेकिन अगर आप प्यूबर्टी से एडल्ट की तरफ जाओगे तो मेल के अंदर ये सारे फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा होता है और फीमेल के अंदर सारे फ्लूइड का अमाउंट कम होता है। तो ये तो आपने ये चीज नोटिस करी, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है वो ग्रेजुअली क्या करता है, इंक्रीज करता है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो ग्रेजुअली क्या करता है, डिक्रीज करता है। और ऐसा कब तक होता है, अप टू 1 year ऑफ एज। उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद प्यूबर्टी के टाइम पे इनके अंदर चेंजेस आते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे मेल के अंदर वैल्यू ज्यादा होती है और फीमेल के अंदर वैल्यू कम होती है। तो ये हमने डिस्कस किया टोटल बॉडी वाटर चेंज अलोंग विद द एज। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।